जय भारत एंड हेलो डियर अद्वितियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री पोर्शन और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में जब हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, किसी एलिमेंट को हमें लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल से। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लिखना है सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम पूरा वर्ड लिखने की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिर्फ Na। सिमिलरली, मुझे अगर मैग्नीशियम लिखना है तो मैग्नीशियम पूरा वर्ड लिखने की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं वहां पे लिखूंगा सिर्फ Mg। ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर कोई कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आप 9th में पढ़ के आए हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लिखना है सोडियम क्लोराइड तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं उसके लिए लिखूंगा NaCl। मतलब सोडियम क्लोराइड पूरा वर्ड फॉर्म में लिखने की जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ उसको सिंबॉलिक फॉर्म में उसका जो फॉर्मूला है वो लिख दूंगा। अगर मुझे लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड तो अगेन उसको वर्ड फॉर्म में लिखने की जगह पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसका सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज MgCl2। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, जब केमिस्ट्री में जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब कोई केमिकल चेंज होता है, तो उसको फ्रेंड्स हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं उसमें बहुत सारी बात ऐसी होंगी वो आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। तो किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स आर यूजुअली रिटन ऑन लेफ्ट साइड। मतलब चलिए हम एक केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पे H2 प्लस O2 जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके। तो रिएक्टेंट्स जो है उसको जनरली हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो H2 एंड O2 क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है, तो उनको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। एंड प्रोडक्ट्स जो हमें मिलता है दे आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। ओके। तो प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होके H2 फॉर्म करता है तो उसको हमने लिखा है, मतलब उनको सेपरेट किया है हमने एरो से। मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को हमने सेपरेट किया है एरो से। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि इसी इक्वेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। फ्रेंड्स, ऐसा लिखने में प्रॉब्लम ये है कि जब हम H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O लिखेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा दैट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कौन सा है। मतलब H2 प्लस O2 कंबाइन होकर H2O फॉर्म हुआ है या फिर H2O में से H2 एंड O2 सेपरेट हुए हैं। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में अगर हम इक्वल टू का साइन लिखेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा दैट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ठीक है। मतलब H2 प्लस O2 कंबाइन होकर H2 फॉर्म हुआ है या फिर H2O में से H2 एंड O2 सेपरेट हुए हैं, ये अगर हम इक्वल टू साइन लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ओके। सो द एरो जॉइनिंग देम इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरो हमें ये बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब कौन से उसमें रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, किसने रिएक्शन किया और हमें क्या मिला। ठीक है। तो एरो इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। तो ईच रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय प्लस साइन। अब ये तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। मतलब अगर मैं लिखता हूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि H2 एंड O2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो है क्या है, वो रिएक्टेंट्स है, तो उनको हमने सेपरेट किया है प्लस साइन से। अगर प्रोडक्ट के अंदर भी अगर हमें एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उनको भी हम प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वलाइज्ड। मतलब अब इस बात को समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, चलिए रिएक्टेंट साइड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है।
बता सकते हो आप ये तो। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अगेन वो भी 2 ही है। अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, वो 1 ही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है। तो फ्रेंड्स जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट्स में जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट के अंदर भी होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट की साइड के अंदर और यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 1 ही एटम है प्रोडक्ट साइड के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना रखना है कि जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो उस टाइम पे वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। इम्प्लीकेशंस मतलब जब हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं तो उसमें से हमें कौन कौन सी बातें समझ में आती है, कौन कौन सी बातें हम उसमें से सीख पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज इट टेल्स अस अबाउट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। पहले तो हमें ये पता चलेगा क्योंकि हमने क्या किया था, पूरा वर्ड फॉर्म में किसी रिएक्शन को लिखने की जगह पे हमने क्या किया था, उसको केमिकल इक्वेशन लिख दिया था। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो हमें सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मिलता है। तो ये पूरी बात जो है उसको वर्ड फॉर्म में लिखने की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट NaOH reacts with HCl and we get NaCl plus H2। मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है NaOH, लेकिन हमें पता है कि NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उससे हमें रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कौन से सब्सटेंसेस हैं उनके नेम हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज it indicates the number of molecules of reactants and products। जब केमिकल इक्वेशन होता है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NaOH के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल HCl के साथ कंबाइन होते हैं और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें NaCl और H2 के मिलते हैं, ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ पे बात समझनी ये है कि ये जो केमिकल इक्वेशन होगा वो बैलेंस होना चाहिए। तो जब हम लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस तो उसी से हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स सॉरी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कितने नंबर ऑफ ये बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड से और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट साइड के अंदर, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज इट इंडिकेट्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब ना फ्रेंड्स ये मोल क्या होता है, सो आई होप मोल कंसेप्ट आपने 9th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे NaOH तो कितना मोल मैंने NaOH लिया हुआ है इस रिएक्शन करने के लिए वो आपको इससे पता चल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है NaOH मतलब अगर मैंने लिया है सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NaOH तो उसका मास कितना होगा, ठीक है, उसके मोल कितने होंगे, वो सारी बातें हमें यहाँ पे पता है। देखिए फ्रेंड्स जब हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे कभी भी हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl वो दोनों को लेके हम कंबाइन नहीं कर सकते, उनको हमें लेना पड़ेगा मोल में या फिर ग्राम में, ठीक है। मतलब बेसिकली ग्राम में ही लेते हैं तो मोल से हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो मोल से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी बात आप 9th में सीख के आए हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जब हमें कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो उससे कितने नंबर ऑफ मोल हमने रिएक्टेंट साइड पे लिए हुए हैं और कितने नंबर ऑफ मोल हमें प्रोडक्ट साइड पे मिल रहे हैं वो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है। अगेन वो रिएक्शन जो होगा वो इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इट इंडिकेट्स द रिलेटिव वेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगेन फ्रेंड्स जब केमिस्ट्री लैब के अंदर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हम ग्राम में ही इनको लेने वाला है। तो किस तरीके से ग्राम में लेंगे हम, तो उनको हम लेंगे उनके मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जितना वेट जो होगा हम उनका लेते हैं और उतना हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन से हमने कितना वेट अगर रिएक्शन करना है तो कितना वेट हमें लेना पड़ेगा या फिर अगर रिएक्शन हो चुका है तो कितना वेट का रिएक्शन हुआ होगा वो हमें पता चल जाता है, ओके। एंड लास्ट इज
इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ, इसको निकाल देते हैं, इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, तो जिस तरीके से हमें मोल पता चलते हैं, जिस तरीके से हमें वेट पता चलता है, उसी तरीके से हमें वॉल्यूम भी पता चल जाता है कि रिएक्शन के अंदर कितना गैसियस सब्सटेंस हमने यूज किया है और कितना गैसियस सब्सटेंस हमें प्रोडक्ट के अंदर मिला हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया उसको अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है दैट N2 + 3H2 gives twice NH3, मतलब नाइट्रोजन गैस जो है उसने रिएक्शन किया है हाइड्रोजन गैस के साथ और हमें मिला है अमोनिया गैस। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नाउ जो हमने अभी डिस्कशन किया इम्प्लीकेशंस, उसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फर्स्ट इज 1 molecule ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 molecules ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ अमोनिया। तो हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो पता चल गया ना कि 1 molecule ऑफ अमोनिया रिएक्ट करता है 3 molecule ऑफ H2 के साथ और हमें देता है 2 molecule ऑफ NH3। ठीक है, नेक्स्ट 28 part by weight of nitrogen has combined with 6 part by weight of hydrogen। अब ये 28 part 6 part कहां से आया? आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे N2 जो है, जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नाइट्रोजन की, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 ग्राम पर मोल। तो अगर हम N2 लिखते हैं मतलब हमारे पास 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 28। ठीक है, सो 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 6 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हमें मिलता है 34 पार्ट बाय वेट अमोनिया। ये 34 पार्ट क्या है? एक अमोनिया जो फॉर्म होगा फ्रेंड्स, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 17 होगा। यहां पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें कितना मिलेगा? 34 पार्ट बाय वेट हमें अमोनिया मिलेगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन से हम वेट कितना मिलेगा, मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे, वो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस टुगेदर टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया गैस। इक्वेशन जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इससे ही हम समझ जाते हैं कि तीनों जो है वो गैसेस स्टेट में होंगे। नाइट्रोजन जो है वो होता है गैसेस स्टेट के अंदर, हाइड्रोजन भी अवेलेबल होता है गैसेस स्टेट के अंदर, और जब हमें अमोनिया मिलेगा तो वो हमें मिलेगा गैसेस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो हमने 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया, उससे 3 टाइम्स ज्यादा अगर हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम ले लेंगे तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो जाएगा तो हमें 2 टाइम्स अमोनिया का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें है फ्रेंड्स वो हम किसी केमिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट इज एन इंटीजर प्रेसिड्स द फॉर्मूला ऑफ ईच सब्सटेंस। मतलब मैं इस बात को फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हम यहां पे लिख रहे हैं एक इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। फ्रेंड्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिएक्ट करते हैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अब समझिए एन इंटीजर प्रीसीड्स द फॉर्मूला ऑफ ईच सब्सटेंस, मतलब हर सब्सटेंस का जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है उसके पहले हमने एक इंटीजर लिखा हुआ है, हमने एक नंबर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कभी भी हम यहाँ पे आपने ये देखा है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 होगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ इंटीजर्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि हर जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका जो हमने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके पहले हमने यहाँ पे लिखे हुए कुछ नंबर्स। ठीक है, अब बात को समझिए। दिस नंबर्स आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो पहले तो हमें क्वेश्चन होगा कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो पहला हम ये समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री बेसिकली होता क्या है। सो फ्रेंड्स द क्वांटिटेटिव रिलेशन
among reactants and products is known as stoichiometry। मतलब हमें नंबर में रिलेशन मिलेगा कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं और कितने मॉलिक्यूल ऑफ किसी सब्सटेंस के हमें प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया, उस नंबर से हमें पता चलेगा कि अगर मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर अगर फॉर्म करना है तो मुझे 4NH3 मतलब 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो जब 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एंड 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब रिएक्शन करेंगे तो 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे एंड 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन में मिल रहा है ना, दैट 4 अमोनिया 5O2 कंबाइन हुए तो 4NO एंड 6H2 मिले। ठीक है, वो जो कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। तो फ्रेंड्स स्टोइकोमेट्री के ऊपर हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा उसका कैलकुलेशन करेंगे। स्टोइकोमेट्री बेसिकली क्या होता है, तो कितना हमने रिएक्टेंट लिया और उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिला, मतलब वो जो रिएक्टेंट्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइदर बाय मॉलिक्यूल, मतलब कितने मॉलिक्यूल हमने रिएक्टेंट में लिए और कितने मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट में मिले। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितना ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया और कितना ग्राम हमें प्रोडक्ट के अंदर मिला। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमने कितना मोल ऑफ रिएक्टेंट लिया और कितना मोल हमें प्रोडक्ट के अंदर मिला। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितना वॉल्यूम हमने रिएक्टेंट के अंदर लिया और कितना वॉल्यूम हमें प्रोडक्ट के अंदर मिला। तो बेसिकली जो कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स वो पूरा डिस्कशन उसको हम करते हैं स्टोइकोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम अलग से पूरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें सिर्फ मतलब स्टोइकोमेट्री में बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ही होता है कि कितना हमने रिएक्टेंट लिया और कितना हमें प्रोडक्ट मिला। लेकिन वो रिएक्टेंट आपने किस तरीके से काउंट किया, अगर आपको मॉलिक्यूल में काउंट करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, अगर हमें मोल में काउंट करना है तो हम उसमें भी कर सकते हैं, अगर हमें ग्राम में और अगर हमें वॉल्यूम में भी काउंट करना है तो उससे भी हम काउंट कर सकते हैं कि कितना हमने रिएक्टेंट लिया और कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जब लैब के अंदर जब या फिर बोले कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वहां पर जब रिएक्शंस होती हैं, वहां पर जब मान लीजिए कि मेडिसिन बनती है तो उनको ये पता होता है कि इतना हमने रिएक्टेंट ऐड किया तो हमें इतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन कहां से लाए फ्रेंड्स, वो कैलकुलेशन हम करते हैं स्टोइकोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशन मिलेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में स्टोइकोमेट्री के अंदर। तो ये नंबर जो होता है फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्टोइकोमेट्रिक coefficient in a chemical equation are the set of smallest integers that gives a balanced chemical equation। इस बात को इस तरीके से समझना है फ्रेंड्स कि जब मैंने यहां पे इक्वेशन लिखा हुआ है तो इस रिएक्शन के अंदर 4, 5, 4 एंड 6 इससे कम नंबर्स कभी पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब अगर मुझे अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाना है तो मुझे 4 पार्ट ऑफ अमोनिया या फिर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एंड 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तभी उनके बीच में रिएक्शन होके 4NO एंड 6H2 मिलेंगे। इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर यहां पे आपको मिल सकता है, लेकिन इससे कम नंबर कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर किसी रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिफर टू रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे अमोनिया और ऑक्सीजन के चाहिए NO and H2 को फॉर्म करने के लिए, वो नंबर जो है उसको हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हमें पता है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना अमोनिया के मॉलिक्यूल्स चाहिए और कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए NO and H2 को फॉर्म करने के लिए। और जब मैं 4NH3 और 5O2 को ले रहा हूं तो मुझे कितने NO and H2 मिलेंगे, वो भी हम स्टोइकोमेट्री से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये नंबर भी ऑलवेज सेम ही रहेगा। इससे ज्यादा नंबर अगर हमने, सीधी बात है फ्रेंड्स, अगर हमने रिएक्टेंट्स को ज्यादा लिया है, मैं अगर यहाँ पे 4 की जगह पे अगर मैं बोलूं कि मैंने ले लिया है यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, बात को समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ले रहा हूँ 20 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 25 मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो कितना मुझे NO and H2 मिलेगा। तो सीधी बात है फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 4NH3 था उसको मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने उससे 5 टाइम्स ज्यादा मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो मैंने यहाँ पे लिए 20 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। सिमिलरली मैंने 5 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी जगह पे उससे 5 टाइम्स 25 ऑक्सीजन के एटम्स मैंने ले लिए, तो प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, उसका 5 टाइम्स मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पे 4 5 20 जो है वो NO के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड 6 5 30 H2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलेंगे। क्लियर। तो इससे ज्यादा नंबर के मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है होंगे वो इस रिएक्शन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे इस रिएक्शन को करने के लिए।
क्लियर? सो आई होप फ्रेंड्स स्टोइकियोमेट्री क्या होता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर हम फिर से हम अलग से लेक्चर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री का जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंड्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कोई अलग तरीके से उसको भी प्रोनाउंस करते हैं, तो फिर ये मत बोला कि सर ने गलत बताया है। ओके, सो आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? ओके, सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड किसी भी एटम के जो नंबर है वो सेम करने का जो मेथड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स ये बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड को हम बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। नाउ फ्रेंड्स एक बात को समझिएगा, जब भी हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, तो कोई भी मेथड 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बेसिकली फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्किल है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत आपका स्किल चाहिए और बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से आप केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और इन दोनों को छोड़ के मैं आपको एक और भी मेथड बताऊंगा जो आपको एमसीक्यू के लिए यूज आएगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं फ्रेंड्स तो उसकी क्या लिमिटेशंस होगी? ओके, सो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब फ्रेंड्स जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिख दिया डेट H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है, या फिर मैं लिख रहा हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ओके, दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं है। लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनका हमें फिजिकल स्टेट पता चलता है? मतलब वो किस स्टेट के अंदर है, गैस स्टेट के अंदर है या लिक्विड स्टेट के अंदर है या फिर एक्वा स्टेट के अंदर है या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये हमें केमिकल इक्वेशन लिखने से पता नहीं चलता है। तो ये हो गई लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है वो भी हमें केमिकल रिएक्शन लिखने से पता नहीं चलता है। और कौन सी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटलिस्ट की। तो जब मैंने सिर्फ लिख दिया दैट H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो क्या उससे हमें ये पता चलेगा कि उस रिएक्शन को करने के लिए कितना मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से कैटलिस्ट का उसके अंदर मुझे यूज करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये बात हम केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन को सिर्फ लिख देने से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फ्रेंड्स रेट का मतलब क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो रिएक्शन है कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितने टाइम में हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ये सारी बातें हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलती हैं। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ हीट। चेंज ऑफ हीट मतलब हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक है, उसको हमें हीट देना पड़ेगा या फिर जब रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होगा। ये सारी बातें हमें सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख देने से पता नहीं चलती है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हम एसिड और बेस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड भी होते हैं और डाइल्यूटेड भी होते हैं। तो जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसके साथ हमें पता नहीं चलता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म का क्या मतलब है फ्रेंड्स? देखिए हम जब अभी तो अब हम 9th 10th के बेसिक लेवल के ऊपर है तो हमें ऐसी इक्वेशंस नहीं आएगी, ऐसी रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी होगी। लेकिन जब आप आगे 11th 12th में जाओगे, आगे और स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि हम कुछ रिएक्शन को सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन सिर्फ एक जैसा हमने लिखा हुआ है उस तरीके से रिएक्शन नहीं होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है, ठीक है। 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट में रिएक्शन होता है। मतलब रिएक्शन होने के लिए कुछ डिफरेंट पार्ट्स में वो हमारा रिएक्शन जो है होगा। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं हम सीधा लिख देंगे दैट NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस HCl गिव्स NaOH प्लस H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिर्फ इसी तरीके से होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ पार्ट में वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म जो है वो हमें केमिकल इक्वेशन लिख देने से पता नहीं चलता है। वैसे ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन शायद आपको अभी 9th 10th के लेवल पर नहीं पढ़ना है, ठीक
ठीक है, लेकिन आगे चलते हुए आपको ऐसी रिएक्शंस आएगी जो डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। ओके, तो सिर्फ एक सिंगल केमिकल इक्वेशन लिख देने से हमें उसके जो पार्ट हैं वो समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रिएक्शन का हमारा मतलब क्या है? अगेन फ्रेंड्स, ये बात जो है वो आपको 9th-10th के लेवल पे आपको कभी शायद नहीं आएगी। कुछ रिएक्शंस फ्रेंड्स ऐसी होती हैं, जैसे हमें पता है टाइप ऑफ रिएक्शन, हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि डीकम्पोजिशन हुआ तो उसके अंदर कुछ पार्ट या फिर कुछ सब्सटेंसेस, कुछ आयंस उसमें ऐसे होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो हमारा कंटेनर होगा जिसमें हमने रिएक्शन करवाया है उसमें वो चीज़ें अवेलेबल होगी। तो जो चीज़ें वहाँ पे हो रही है वो हमें सिर्फ एक सिंगल केमिकल रिएक्शन लिख देने से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गई सारी लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स। मतलब सारी लिमिटेशंस तो है, लेकिन फिर उसको हमने किस तरीके से कंप्लीट किया। जो प्रॉब्लम तो हमारे पास है, लेकिन उसको सॉल्यूशन में क्या निकाला। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं, हम वो समझते हैं। फर्स्ट, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमें फिजिकल स्टेट जो समझ में नहीं आता था, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो अगर हमारा कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट के अंदर है तो उसको हम स्मॉल एस से सिंबलाइज करेंगे। मतलब मान लीजिए कि मैं लिखता हूं यहाँ पे सोडियम। ठीक है, सोडियम कोई रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम जब रिएक्शन करेगा तो वो किस स्टेट में अवेलेबल होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा स्मॉल एस। ठीक है, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि सोडियम जो है सॉलिड स्टेट के अंदर है। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर है तो उसको हम सिंबलाइज करेंगे स्मॉल एल से। मतलब अगर हमें H2O प्रोडक्ट में मिल रहा है या फिर H2O जो वो रिएक्टेंट साइड के अंदर है तो उसके साइड में लिखेंगे L, क्योंकि वो होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट, अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास गैसियस स्टेट में अवेलेबल है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल g से। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस की तो उसके लिए हम साइड में लिखेंगे स्मॉल g। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की तो उसके लिए हम साइड में क्या लिखेंगे? स्मॉल g। क्लियर? नेक्स्ट, aqueous solutions, that is solutions made in water is indicated by symbol AQ। मतलब देखिए NaCl जो होता है फ्रेंड्स वो होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने NaCl का सोडियम क्लोराइड का अगर मैंने एक aqueous solution प्रिपेयर किया है, ठीक है, मतलब उसको अगर मैंने वाटर में ऐड कर दिया तो जो सोडियम क्लोराइड होगा वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं एक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले रहा हूं, वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर रिएक्शन करने के लिए ले रहा हूं तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा NaCl और यहां पे हम लिखेंगे AQ। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन है, देखिए Na सोडियम है, उसको मैंने सिंबलाइज किया है S से। मतलब सोडियम जो होगा वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, H2 है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो मुझे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो मिलता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस स्टेट के अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मिलता है गैस स्टेट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब हमें अगर टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और प्रेशर, इट एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग ऑन और बिलो एरोहेड। जो हम एरो करते हैं रिएक्शन को बताने के लिए, उसके ऊपर या नीचे टेम्परेचर या फिर प्रेशर को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है N2+3H2 गिव्स NH3। तो देखिए एयर के अंदर भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस तो अवेलेबल है ही, तो क्या वो दोनों अपने आप ही रिएक्ट होकर NH3 फॉर्म कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करवा के अगर अमोनिया फॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसको मैं जो एरो है उसके ऊपर या नीचे लिखूंगा। तो ये रिएक्शन को करने के लिए मान लीजिए मुझे 200 ATM, ATM क्या है? प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ता है 200 ATM प्रेशर एंड 773 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो वैल्यूज हैं उसको मैं नोट करूंगा एरो के ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन करने के लिए मुझे इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। मतलब अगर हमें रिएक्शन करने के लिए हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है, देन हीट साइन दैट इज डेल्टा, सॉरी यहाँ पे n है, हीट साइन डेल्टा
इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। मतलब जब कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो उसमें से मुझे अगर पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना है तो उसके लिए मुझे बाहर से हीट एनर्जी का सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं तो उसको मैं एरो हेड के ऊपर डेल्टा ऐसा लिख दूंगा। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि यहां से KCl और O2 को सेपरेट करने के लिए मुझे हीट एनर्जी जो है वो देना पड़ता है। नेक्स्ट इज इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करेगा लेकिन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, सो इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन द सिंबल ऑफ फॉर्मूला, मतलब कैटलिस्ट जो है वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो सिंबल है, सिंबल और फॉर्मूला of the catalyst is also written above or below the arrow sign, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स, अब सिर्फ हीट एनर्जी देने से रिएक्शन नहीं होगा, इसके साथ मुझे एक कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ेगा, दैट इज MnO2। तो इसको भी मैं एरो हेड के ऊपर या नीचे लिख सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इफ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज गैस, इट इज इंडिकेटेड पुटिंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड आफ्टर द फॉर्मूला। मतलब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है CaCO3, तो कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट जो है फ्रेंड्स, उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है। तो अगर गैस रिलीज हो रहा है तो उसके साइड में हम क्या लिखेंगे, एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्सटेंस है वो गैस स्टेट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ सब्सटेंस इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब अगर मुझे उसमें से प्रेसिपिटेट मिलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे। मतलब जब हम दो लिक्विड को रिएक्ट करवाते हैं, दो लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं तो दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर है, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स किया तो दोनों के बीच में रिएक्शन होकर हमें कुछ चीजें सॉलिड स्टेट के अंदर मिलती हैं। तो वो जो सब्सटेंस हमें सॉलिड स्टेट के अंदर मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो इफ अ सब्सटेंस इज प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन, it is indicated putting an arrow pointing downwards after the formula। मतलब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है NaCl and AgNO3 के बीच में, तो रिएक्शन हो गया, हमें क्या मिल रहा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है प्रेसिपिटेट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक एरो रख दिया है। मतलब हमें ये समझ में आता है कि ये होगा हमारा प्रेसिपिटेट जो चला जाएगा डाउनवर्ड साइड के अंदर, ओके, और फॉर्म होता है NaNO3। क्लियर। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको याद रखना फ्रेंड्स। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3। तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, सॉरी, तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे 200 atm जितना मुझे प्रेशर देना पड़ेगा और मुझे 773 केल्विन जितना मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब मैं इतना प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर अप्लाई करूंगा तो N2 प्लस H2 में से अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगेन मुझे अगर अमोनिया में से N2 एंड H2 को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो मैं फिर से NH3 को इतने प्रेशर के ऊपर ले जाऊंगा और इतने टेम्परेचर उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, तो अगेन उसमें से N2 और H2 सेपरेट हो जाएंगे। बात को समझिए फ्रेंड्स, जब हम N2 और H2 को 200 atm एंड 773 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे तो अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रेशर और टेम्परेचर को हटा देंगे तो जो अमोनिया है वो आ जाएगा फिर हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जो अमोनिया रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल है उसमें से अगर हमें N2 एंड H2 को सेपरेट करना है तो अगेन हमें इतना प्रेशर और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो N2 H2 जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। N2 प्लस O2 गिव्स NO, मतलब N2 प्लस O2 के बीच में रिएक्शन होकर मिल रहा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ओके, तो अगेन ये हो गया हमारा फ्रेंड्स एक रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, मतलब इन दोनों को कंबाइन होकर हम इसको भी फॉर्म कर सकते हैं और इसमें से हम इन दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं। अगेन इसके लिए हमें कुछ हीट, कुछ प्रेशर, कुछ कैटलिस्ट का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसके लिए रिवर्सिबिलिटी का जो यहाँ पे साइन है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस द concentration of the substances, the word CONC for concentrated
एंड DIL फॉर डाइल्यूट आर रिटर्न बिलो द रिएक्टेंट्स। मतलब कुछ एसिड जो हम रिएक्शन करेंगे ना फ्रेंड्स, तो कुछ एसिड को हम लेंगे कंसंट्रेटेड और कुछ एसिड को हम लेंगे डाइल्यूटेड। ठीक है, तो किसको हम कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं, किसको हम डाइल्यूट ले रहे हैं, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमने लिया है H2SO4 जो एसिड है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसके जो फॉर्मूला है उसके नीचे हम लिख देंगे CONC। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब वहां पे हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। एक्सोथर्मिक द एनर्जी रिलीज इज एक्सप्रेस्ड बाय प्लस साइन, एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इट इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग माइनस साइन। मतलब समझिए, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है C+O2 गिव्स CO2, तो जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वहां से हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगा। मतलब 94,300 कैलोरीज, कैलोरी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, तो इतना एनर्जी जो हो यहां से जनरेट होगा, इवॉल्व होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमने लिखा प्लस साइन से। लेकिन N2+O2 को बीच में रिएक्शन करवा के अगर मुझे NO फॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे हीट एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है माइनस साइन। इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो दैट N2+O2 प्लस 83200 कैलोरीज गिव्स 2NO। बेसिकली हो क्या रहा है फ्रेंड्स, आप इसको हीट, इन दोनों को आप हीट एनर्जी दे रहे हो तब इसमें से NO फॉर्म हो रहा है ना। N2NH तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी अवेलेबल है, तो क्या दोनों के बीच में रिएक्शन होकर NO फॉर्म हो जाता है अपने आप? नहीं होता है, हमें वहां से उनको हीट एनर्जी देना पड़ता है। तो जब हम हीट एनर्जी देते हैं, तो अगर आपने लिखा है उसको प्रोडक्ट साइड के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, लेकिन मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, इक्वल टू को इस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो O2 प्लस 83,200 कैलोरीज अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो 2NO फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये होगा एक्सोथर्मिक, ये होगा एंडोथर्मिक, क्योंकि वहां पे एनर्जी वो ले रहा है, रिएक्शन करने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ता है। ओके, तो ये होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर में समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है अद्वैत अचीवर्स, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो वेबसाइट है advaitachievers.com, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।